अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कारगिल टुडे। मैं आपके मेज़बान लियाकत साबरी। आज सोशल एंड एजुकेशनल मोमेंट शुरू दौरा एक सेमिनार गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक़िद की गई। आज के इस सेमिनार का चीफ गेस्ट होंगे डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशनल लद्दाख के सफदर अली और इसके हमरा PhD स्कॉलर्स, डॉक्टर्स और मुख्तलिफ़ स्कूलों से आए हुए स्टाफ्स और स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ्स और उनके स्टूडेंट्स भी आज इस सेमिनार में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे in science, as far as his educational background is concerned, he had completed his basic schooling from Kargil itself. In fact, he is primary schooling from his village Achambur and then secondary schooling from Kargil. Thereafter, he completed his BSc, that is Bachelor of Science from GGM Science College, Jammu University. Thereafter, he went to Indian Institute of Science, Bangalore for his MSc. From there, he completed his MSc in Physics. Bismillahirrahmanirrahim. فذلك الذي يدعو اليتيم. Next, I would like to invite on the podium Mr. Gopal Ravi, advisor Sensu. Please come on the podium and deliver the reference speech. I welcome you all to this seminar on career development organized by Social and Education Movement. At the outset, I extend a very warm and hearty welcome to our distinguished chief guest, Dr. Safdar Ali, who is also one of the key speakers of the event. Sir, it's very generous of you to grace this event on our humble invitation. Your presence would inspire all of us tonight, particularly the students and the teachers. I am also pleased to extend a very warm welcome to our distinguished guests, especially our respected Chief Education Officer Kargil, Mr. Mushtaq Ahmad, Zatiyo Tesru, Mr. Akbar Ali, our other guest speakers, Dr. Imtiaz Ali, and Mr. Mohammad Ibrahim. Our special invitees, Principal Government High Secondary School, Gama, Principal Government High Secondary School, Panikar, Principal Noor Public High School, Chosur Tesru, and other officers present over here. तो सबसे पहले तो मैं इस पूरी टीम को ये मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने हमें मौका दिया और हमारे स्कूल में एक अच्छा कि जो बच्चे हैं हमारे इस स्टेज के उनका कैरियर कैसे बनाए। ये अक्सर मैं तो इनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा ये खाली पॉलीखार तक ना रहे बल्कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं उनमें ये अवेयरनेस हो गई है। होता ये है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम 12th के बाद क्या करेंगे, 10th के बाद क्या करेंगे।
इतनी लार्ज ऑफ फैकल्टी हैं जिसमें हम अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए शुरू जो सीम हमारी सोशल डेवलपमेंट है इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे भी मौका दिया और ये अच्छी एक शुरुआत की हाई सेकेंडरी स्कूल पानीघाट में, इसके लिए इनको मुबारकबाद। तो बाकी कैरियर डेवलपमेंट के बाद ये जितने भी हमारे लिए जो रिसोर्स पर्सन हैं, बहन जी हैं, डॉक्टर साहब है, हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब है जो आला उहदों पर पहुँचे हुए हैं, तो आप मेरे बच्चों को ब्रीफ करेंगे अपने किताब में। इन द लास्ट मैं फिर इस का जो आज का ये मौका इसके लिए मुबारकबाद दूँगा इस एसोसिएशन को, और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मुझे भी यहाँ बुलाया, मौका मिला, कुछ चीज़ें मुझे भी सीखने का मौका मिल सकते हैं। Thank you very much for such a nice introduction, and I'm really glad to be here, and I am really thankful to SAMSU for organizing such a beautiful event, and I'm really thankful for all the guests for coming here also. I'm also proud to say that I'm also proud to be part of the organization, and yeah, this is really nice. So, Madis ka dekha रहेगा, चीज़ का रोटी के साथ madis करेगा। सर, माता जी साइंस के करियर के बारे में रिसर्च करिए, रिसर्च किए तो अच्छी बात है, साथ में जी ठीक है। मेनली तीन चीज़ के बारे में है, एक्साइटमेंट, रोडनेस, स्कोप। एक्साइटमेंट मतलब जब आप क्वेश्चन करना साइंस इस अच्छी बात, उस सुनते एग्जाम पूछता हूँ, आंसर एक्सप्लेन करके साइंस चाहिए इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखिए मैं बताऊँ रोड मैप भी क्या कि गल्फ ऑफ लाइन डाउन साइंटिफिक फील्ड का दूर चाहिए चीज, सपोज नर्स की बात गल्फ ऑफ लाइन ते सम दे छापायो मैं चीज देखा आता देखिए मतलब स्कोप की बात है, सपोज पीएचडी बस रिसर्च सो सिर्फ अपने चीज को चीज बारे में चीज लास्ट वीक आई जनरल रिमार्क है चीज जस्ट जनरल Content as it has static. So now when we start with excitement or scientific pursuit. So science is what is science and what does it do? So in quotation to Albert Einstein, so this is the most incomprehensible thing about the universe is that it's comprehensible. मतलब कि decomprehend atom मिलते हैं, सब मतलब atom मिलते हैं और कि गलत चीज़ होता है So such दिन सब आप बताओ नहीं चल comprehensive है ना, तो observe नहीं करना तो स्टेल करना तो मतलब दिन सब observe नहीं चल समझना तो देखो Newton's law of motion समझ सकते हैं very good बस ध्यान से आते हैं डिस्कस ठीक है something far reaching is सुनसे law चेक कर नगर से पहुंचना चाहिए तो आता तो डिस्कस सुनसे explain कर ठीक है Newton कुशी पुतियों मतलब समझ कि दी कुशी गा फोर्स पुतियों लगा तो दी पुतियों मतलब देखो से गा फोर्स प्लस दी योग तो पुतियों ना देना फोर्स प्लस जोत प्लस कोई जोत को आता खोल तो मतलब आते रहो जोत को खोल स्कर्मान खोल तो मतलब same force in general law in general law जोत प्लस कोशी general law कुशी मतलब दो तो साइंस में नाम है कि गत वाला environment is last bar nature गत वाला last bar चीज़ थोड़ा ना करना तो चीज़ ने ना चीज़ ने बॉडी रिस्पॉन्स ऑक्सीडाइज है ना तो गैस वाली एक मिनट बॉडी ना उसने रिस्पॉन्स है ना जाना तो हर कर्मा ने भरा तांगा सोपा था दिया अच्छा भी उसने तांगा सोपा था नहीं ना दो सब साइंस में तांगा डिस्टिंग की गैस वाला लास्ट बात डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट में था सीओ साहब जरियो साहब मेरे को स्पीकर मिस्टर राइन स्कूल्स के बाकी तमाम स्टाफ एजुकेशनल मूवमेंट के वर्कर्स और स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मज़ा चाहूँगा कि कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं आता आज कोई मसरूफियत की वजह से नेक्स्ट टाइम अगर कोई और मौका मिला यहाँ पे तो इंशाल्लाह ज़रूर एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ एक विस्तार से प्रेजेंटेशन देंगे। The audience में साइंस स्टूडेंट्स आलूँगा थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 11th 12th particularly even 50-60% हुआ ना साइंस पर बाकी सब आर्ट्स ना नॉन साइंस 9-10 लेकिन नस सिर्फ कैरियर एज मेडिकल डॉक्टर यानी एमबीबीएस भी अपना डॉक्टर बस से चीफ कैरियर ऑप्शन इस चीज़ को विद्या बारे से देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट चीज़ जो मेडिकल स्टूडेंट हुआ सो
ये प्रेजेंटेशन को यानी स्पीच डिलीवरी सिर्फ दोनला फेरदे कनेक्शन चाहिए then the medical students are su doctors dan skin yocha su bare doctors samde yota neta kare lapik son su doctors dan skin yo na शाबाश डॉक्टर चीज मतलब डॉक्टर ही इलाज पूछें जरे सो बना सुजर वगैरह मतलब डॉक्टर चीज इलाज पूछें डॉक्टर चीज Last but not least, it's my pleasure to invite Dr. Sakari sir. Please come on the podium and deliver your beautiful talks on different kind of opportunities. Please come on the podium, sir. चीफ एजुकेशन ऑफिसर मुश्ताक साहब, हमारे गेस्ट स्पीकर्स आज के दोनों इब्राहिम, माय फ्रेंड एंड कलीग विद्या साहब, अदर डिग्निटरीज, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगेन माफ़ी चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास एट द एंड कुछ एक छोटा सा आपके पास मेरे पास एक पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आई वुड लाइक टू हैव, तो बट वो सब टॉक के बाद मैं क्योंकि फोकस करूँगा सिर्फ करियर इन सिविल सर्विसेज पे, क्योंकि आज का टॉपिक जो मुझे दिया गया है करियर इन सिविल सर्विसेज। ऑल्दो मैंने MBBS भी किया है, बट लेटर ऑन आई स्विच ऑफ। बहुत सारे लोग सवाल पूछे MBBS कर लिया तो आप क्यों किया सिविल सर्विसेज, ये मतलब हो गया इस तरह, वो भी जर्नी का पार्ट है। सो सिविल सर्विस, करियर सिविल सर्विस को बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से मतलब डिस्कस किया जा सकता है। सिविल सर्विस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो सिविल सर्विस सुने ना यहाँ सिविल सर्विसेज क्या है, सिविल सर्विस को थोड़ा कुछ सुना है, कुछ आइडिया है? अच्छा, तो क्या है, व्हाट इज, हु इज अ सिविल सर्विस? सिविल सर्विस मतलब सिविल सर्विस अगर आपने कर लिया तो इसका क्या मतलब होता है, कोई बताएगा क्या बनोगे, मतलब उसके बाद करियर ऑप्शन में क्या होता है? माइक दे दो जरा, चलो थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव बनाते हैं। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, बहुत सारी सर्विस है, 20-25 सर्विसेज का पूरा लिस्ट है, एग्जाम सिर्फ एक ही होता है, कौन सा एग्जाम? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। तो ये है बेसिकली। अब दूसरा सवाल आता है कि कौन दे सकता है? यूनियन UPSC, जैसे अभी उन्होंने बोला, उन्होंने पूरा एक ब्रॉड साइंस स्ट्रीम के बारे में ब्रॉड एक आइडिया हमें दिया कि साइंस स्ट्रीम सबसे तो पहले बहुत फायदे क्या है जाने के लिए, तो थोड़ा सा इंसान का इसमें पर्सनैलिटी डेवलप होता है, उसमें ये आता है, सोफिस्टिकेशन आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इम्तियाज ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया मेडिकल साइंस में। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का UPSC एग्जाम का एक उसकी खूबसूरती ये है कि ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन मिनिमम क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन, लेकिन आप ये मत समझना कि अभी ग्रेजुएशन है, अभी तो बहुत टाइम है, नहीं, यही टाइम है। UPSC अगर आपको प्रिपरेशन करना है, अगर आपको केस या सेंट्रल लेवल पे अगर आपको एग्जाम करना है तो प्रिपरेशन यही से स्टार्ट करना है। अब ये मत सोचना ग्रेजुएशन हम करेंगे उसके बाद हम देखेंगे, दैट विल बी टू लेट, क्योंकि बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट से हम बोल रहे हैं। हमने भी यही सोचा था, सो पता क्या UPSC मतलब हम भी यही से पढ़े हैं ना, लेसन करें तो 10th क्लास 12th तक ऐसे ही होता है। कभी मैं स्ट्रीम बता आर्ट्स करना है, ये करना है, बचपन में टीचर बोलते थे क्या बनना है, हम बोलते थे पायलट बनना है, पता कुछ नहीं होता था पायलट बनना है, जब दे मतलब बोलते थे थोड़ा स्टाइल बनेगी। तो लेकिन अब आप लोग, क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं था, कच्ची सचिन वो व्हाट यू वांट टू बी, बिकॉज़ नाउ आई वांट टू बी अ ग्रेट पर्सन, वो निकल जाता था ऐसे, आई वांट टू बी ग्रेट पर्सन, क्या ग्रेट पर्सन। तो अब आपको, क्योंकि करियर गाइडेंस का यही मतलब है, हमें कोई करियर गाइडेंस कोई काउंसलर करने वाला नहीं था, एटलीस्ट काउंसलर एटलीस्ट एक रास्ता बताने वाला है ना, एटलीस्ट अब आप लोगों को पता है भैया साइंस स्ट्रीम मैंने किया है, उसके बाद मुझे क्या करना है, फर्स्ट है ना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो ना ईच डे एट अ टाइम, पहला स्टेप लो, फिर अ जर्नी ऑफ द 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, दैट इज एब्सोल्युटली, है ना, क्यों छोटा-छोटा स्टेप लो, फिर आपके पास रास्ते खुलते जाएंगे, थोड़ा आपको आइडिया होता जाएगा, आपको किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज मिलता जाएगा, तो फिर आप करते जाओगे, है ना। पर पहला स्टेप अभी से है। अर्ली बर्ड्स को, यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम ऐसा है कि इसमें अर्ली बर्ड्स को सबसे ज्यादा फायदा है। अर्ली बर्ड्स मतलब जिसमें सबसे पहले है ना, जैसे मैंने MBBS स्टार्ट किया 25 इयर्स, तो मेरा MBBS करने में 80 बचा,
19 में सिलेक्शन होता है, 20 जैसे इम्तियाज ने बोला 5-5.5 साल वैसे निकल जाते हैं। और MBBS थोड़ा अपने आप में थोड़ा एक टफ स्ट्रीम है, तो उसमें आप UPSC की तैयारी नहीं कर सकते। जैसे मैंने MBBS फिर 25 के बाद ही स्टार्ट किया, विच इज ऑलरेडी वेरी ग्रेट, क्योंकि 25 ईयर्स में जनरली सिलेक्शन का ट्रेंड होता है ऑल ओवर, मतलब इंडिया में एवरेज 25-26 ईयर्स का जो है सिलेक्शन, उसके ऊपर वाले भी होते हैं, नीचे वाले भी होते हैं, मतलब सिलेक्शन, क्योंकि एज का कोई नहीं। तो मैं बोल रहा था कि ग्रेजुएशन कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में से ना, किसी भी स्ट्रीम में, जैसे मैंने MBBS करके UPSC का एग्जाम दिया, कोई इंजीनियरिंग करके भी देता है, आर्ट्स वाले तो ऑब्वियसली दे ही सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, मैनेजमेंट पढ़ो आप, मतलब कोई भी सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर पढ़ो, फॉरेस्ट्री पढ़ो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है, प्रोवाइडेड आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में। इसमें कोई, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम। इसीलिए बहुत सारे बच्चे मतलब अराउंड 10-15 स्टूडेंट्स जो है हर साल इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, क्योंकि कोई वो नहीं है ना। हमारे लिए तो खासकर कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए तो फॉर्म कम से कम फ्री हो, अगर सोचते फॉर्म भरना है तो आपका रोल नंबर आ जाए, वो बैठना है फ्री, ठीक है ना। अब ये एग्जाम किस स्टेज में हो, कितने स्टेजेस में होते हैं? एग्जामिनेशन होता है 3 स्टेज में, 3 स्टेज में एग्जाम होता है। जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपने डिसाइड कर लिया चलो मैं यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन दूंगा, ग्रेजुएशन की सकते, पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। क्या? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है ना, प्री जमीरा, प्री बोलते हैं शॉर्टकट में, प्री तुम मेंस तुम जमीरा, सुना है प्रिलिमिनरी, सुना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो पहला होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्यों होता है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कुछ नहीं होता, इसमें थोड़ा सा आपका ब्रॉड, जो आपको जितने एरियाज के बारे में पता है, इसमें डेप्थ नहीं देखा जाता, ब्रॉड एरियाज, सोचो ना कितना बड़ा आपका नॉलेज का जो ये है, जो नेट है वो कितना वाइड है आपका, तो उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। इसमें बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं, पहला होता है CSAT छोड़ा, किसी ने सुना है CSAT सुनो क्या, ये बस ये रखना आप ना, इस जो मैं बोल रहा हूँ वो बस आप कहीं नोट करके रखो, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। CSAT कहीं लिख के रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये फिर these words will be repeated to you, you will hear these words again and again, है ना। कभी CSAT क्या, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। प्री एग्जामिनेशन में 2 होता है, एक CSAT होता है और दूसरा होता है GS, जनरल स्टडीज, है ना, जनरल स्टडीज होता है। CSAT में क्यों होता है? CSAT में जनरली मैथड थोड़ा सा मैथ्स होता है, मतलब बेसिक मैथ्स, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, आपका मतलब इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सब कुछ जनरली जो मतलब हर एग्जाम में थोड़ा थोड़ा आता ही है। अच्छा, इंग्लिश में थोड़ा सा पूछ लेंगे इस वर्ड का एंटोनिम क्या है, सिनोनिम्स क्या है, जैसे कोई सीक्वेंस में पूछ लेंगे, जैसे एक फिगर है ऐसे है, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, उस सीक्वेंस में नेक्स्ट में क्या है। जनरली जो आप पजल रूटीनली कहीं सॉल्व करते रहते हो, आजकल तो स्मार्टफोन में वही आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कोई हाई फाई चीज नहीं है, मैंने तो CSAT आज तक पढ़ा नहीं, मैं जब एग्जाम में जाके कर देता था, वो आप लोग भी कर पाओगे। इसमें कोई, क्योंकि किसी का अगर किसी को मैथमेटिक्स में अगर कोई मार्क्स नहीं कर पाता तो जनरल रीजन मेंटल एबिलिटी में थोड़ा थोड़ा कर लेता है। फैमिली ट्री ऑन, जैसे ये इसका डॉटर है, उसका फादर ये है, तो फादर इसका ये है, तो ये इसका क्या लगा सकते हो, जो उधर बैठ के इसको प्रिपेयर जनरली कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे? ये तो जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब ही ये है कि इसमें ज़्यादा आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, ये तो जनरली आपकी मेंटल एबिलिटी को मतलब चेक करते हैं। ये है जनरल स्टडीज का, ये है सॉरी प्रिलिमिनरी का पहला पार्ट, एक क्वेश्चन CSAT। लेकिन दूसरा ये जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में आप क्या पूछेंगे? हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, आपका सोशियोलॉजी का थोड़ा सा पूछेंगे, ज्योग्राफी का थोड़ा सा पूछेंगे। अब किस लेवल का पूछेंगे? वो ग्रेजुएशन लेवल का, उससे भी कम 10th 12th 6 से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने तैयारी किया था जब UPSC का, तो 6 क्लास में मता असले में तक सर 6 से 12 तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दोबारा से पढ़ना पड़ता है। मता स्कूल टाइम का पता मैं इसीलिए एग्जाम के लिए पढ़ लेते थे, पास होते थे, लेकिन एक्चुअली उन्होंने बोला कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, सोचना है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया बड़ा अच्छा, माइंड कैसे चलता है थोड़ा सोचो। ये जो हमारे यहाँ रॉक्स बॉक्स हैं किस तरह से बनते हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ट्रीज, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो ना मतीलो टमो चियम ड्राई है, क्यों है? क्योंकि मानसून हिमालयाज है, मानसून का विंड इस तरफ आ नहीं पाता, सो मौसम ड्राई लो, रेन शैडो एरियाज उस तरफ जो है वो बारिश होता है। सो मौसम जम्मू श्रीनगर तक मानसून का इफेक्ट रहता है, हमारे यहाँ नहीं रहता।
सो नता टमूचे ना हाइट पे है, तो हाइट का क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट एक कुछ होता है ना कि वहाँ पर उन्होंने पढ़ा एवरी 10 फीट अगर आप ऊपर जाओगे तो बाय 1 डिग्री जो है वो कम होगा, है ना? ये आप अभी जाके ज्योग्राफी बुक्स और उसमें पढ़ना वही क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं था तो हम एग्जाम के लिए पढ़ते थे, भूल जाते थे सवाल है। तो लेकिन अब आप जो पढ़ोगे ना 6 से 12 क्लास तक अगेन दोबारा से पढ़ना पड़ता है। अच्छा जैसे मैंने तैयारी की थी, मुझे खूब सारा एनसीईआरटी का बुक दोबारा खरीदा, यंग चल रहा है 7 to 8 क्लास सारा सब्जेक्ट फिर से पढ़, क्योंकि वही उसी का कंसेप्चुअलाइज फॉर्म में क्वेश्चन, सेम डिटो क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन कंसेप्चुअलाइज फॉर्म में आपको उसमें आएगा, आपको प्री में आएगा, मेंस में भी यही सवाल है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, जो भी तैयारी करता है सबसे पहले 6-7 महीना उस बेचारे को जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है वो 6 से 12 क्लास तक अगेन जो आपने पहले पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ने में ही एक तरह से वेस्टेज कह सकते हैं, है ना? अगर उसने पहले पढ़ा, बचपन का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन सर्विस में। यूपीएससी में आप तैयार गुरु मिल रहा है 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ, क्योंकि वो इसलिए होता है यूपीएससी गेम ही क्यूमुलेटिव नॉलेज का है, जो ना थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया। ये क्वेश्चन आया था प्री में, मुझे याद है अभी आपने देखा होगा, पता नहीं है 71 मिनट हुआ है, जैसे जम्मू में हमने देखा है कि जो बफेलो होता है ना, बफेलो के ऊपर एक चिड़िया होती है, वो करते हैं, इसको पता कॉमेंसलिज्म बोलते हैं ना, है ना? कॉमेंसलिज्म बोलते हैं, वो उसका फायदा उसका फायदा। तो ये पूछा था आप उस बर्ड को क्या बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन सिंपल जो आपने आगे पीछे देखा है, सो उसको चेक करना। हाई फाई क्वेश्चन पूछते ही नहीं, तो मगर वो वही स्टूडेंट आंसर कर पाएगा जिसका क्यूमुलेटिव नॉलेज जो है ना, वो क्यूमुलेटिव मतलब क्यूमुलेटिव वर्ड आया, सॉरी क्यूमुलेटिव मैंने थोड़ा क्यूमुलेटिव जाना है, जो थोड़ा थोड़ा करके जमा करके ना एक नॉलेज बनता है ना। कई ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो उसको सब कुछ पता होता है, थोड़ा बहुत आइडिया सबके बारे में होता है, ठीक है ना? मूवीज के बारे में कुछ उसको थोड़ा पता होगा, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ थोड़ा उसको पता होगा, स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, आसपास तो आपके स्टेट में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कंट्री में करंट अफेयर्स क्या हो रहा है, जो ना थोड़ा बहुत पता होगा। तो यही बस इस टाइप के स्टूडेंट्स को एडवांटेज है। मैं नहीं कहता हूँ बाकी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, बट एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, है ना? क्योंकि उसको पूरा दोबारा से फिर बनाना पड़ेगा, नॉलेज पूल एक को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है अभी से स्टार्ट करूँगा। एकेडमिक्स के अलावा मैगजीन्स थोड़ा पढ़ना, करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा पढ़ना, हर चीज़ को क्वेश्चन करना है, जो ना आप जैसे ज्योग्राफी में मोस्टली क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी, ये समझ लो। तो ये है वास्ट बहुत है सिलेबस, वास्ट इसलिए है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे मैं MBBS किया, ठीक है, लेकिन मुझे फिर सारा पढ़ना पड़ा, ज्योग्राफी सपोज, हिस्ट्री सपोज, जो ना, तो वो मुश्किल होता ना, आप छोड़ चुके होते हैं एक टाइम के बाद, आपका एक स्पेशलाइजेशन आपने एक लाइन पकड़ लिया होता है, मगर उन सब को छोड़ के फिर आपको अगेन ये समेटना पड़ता है। यूपीएससी एग्जाम अगर किसी को देना है तो सवाल है। और यूपीएससी एग्जाम का एक फ़ायदा ये है कि बहुत सारे दसा भी SSC एग्जाम हुआ लद्दाख में, और बहुत सारे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, किसी में भी कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे, यूपीएससी की अगर आपने तैयारी की तो आपको फायदा होगा ही होगा, क्योंकि जनरल स्टडीज आजकल हर्ष में पूछते हैं। बैंकिंग में जनरली क्या होता है, वही रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स। SSC में भी वही होता है। कोई भी अगर आप आजकल कोई भी एग्जाम दोगे, ठीक है, जो आपका स्पेसिफिक जो एकेडमिक से रिलेटेड जैसे ना हो, जो ना अगर आपको लेक्चरर बनना है, ये बनना हो, तो आपका सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हुआ। अदरवाइज जो जनरल एग्जाम होता है, बैंकिंग का एग्जाम हुआ, रेलवेज का एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, ये कॉमन सिलेबस है। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी कर ली तो आपको सारा आ जाएगा। जो कॉमन है यूपीएससी अगर आपने पढ़ी, फिर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, अनलेस आप अपने कोर फील्ड में, स्पेशलाइज फील्ड में जाना चाहते हैं, फिर आपको वही पढ़ना पड़ेगा। अपने अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड है। जैसे उन्होंने कहा कोई भी सब्जेक्ट वो नहीं होता, एक आप पकड़ लो कोई एक सब्जेक्ट, एक्सपर्ट बन जाओ उसमें, मतलब इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि आपको उस सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट कोई रोक ही ना सके। आई एम स्पीकिंग अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, ठीक है, जनरल एक करियर जो एक ट्रेंड पे जाता है ना, एक टाइम आता है, अभी आप थोड़ा यहाँ वहाँ भटकोगे, क्योंकि आपको अभी सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। 10th के बाद थोड़ा और स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। अगर आपने मेडिकल या साइंस लिया तो आपका जो ह्यूमैनिटीज वाला है वो एक साथ पूरा छूट जाएगा। तो अगर आपने मैथ्स या अगर आपने ये ह्यूमैनिटीज ले लिया तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, PCB जो बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, वो छूट जाएगा। सो मतलब स्पेशलाइजेशन चेंज होना। फिर आप ग्रेजुएशन में जाओगे, अब फिर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उठाना पड़ेगा, फिर आप मास्टर्स करोगे, फिर PhD करोगे,
पीएचडी में तो फिर फर्दर एक टॉपिक पे आपको मास्टरी करना है, मतलब चलो स्पेशलाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट है। तो मगर यूपीएससी एग्जामिनेशन स्पेशलाइजेशन का नाम नहीं है, जनरल एग्जामिनेशन, क्यूमुलेटिव नॉलेज, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, जमा करके इकट्ठा करके जो आपका बचपन का नॉलेज होता है ना, वो काम आता है इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब आते हैं जल्दी से मेंस में, ठीक है। मेंस में क्या, तो मेंस में भी यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट को थोड़ा सा डीप पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है। इसमें 4 वो होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये सारा आपको नेट पे एक बार सर्च करोगे ना, सारा कुछ मिल जाएगा। बड़े बड़े लेक्चरर्स, बड़े बड़े वो जो ट्रेनर्स हैं यूपीएससी के, वो बोलेंगे, है ना। आपको एक बार जाके देखना है, इफ यू हैव इंटरेस्ट। आई जस्ट वांट टू गिव यू अ फील ऑफ कि मतलब किस तरह से होता है। जो बातें हमें पता नहीं थी इस एज में, आपके एज में, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। एक बार आपके इसमें जहन में हो जाए, लेटर क्या होगा, आप कहीं पढ़ोगे, कहीं देखोगे, कहीं पासिंग में भी सुन लिया, आपको स्टार्ट होगा ना, रीइंफोर्स होगा। अच्छा ये मैंने सुना था एक बार, जीएस की बात की थी, प्रीलिमिनरी एग्जाम कहीं आपने पढ़ लिया किसी मैगजीन में, तो आप देख लोगे हाँ ये मुझे पता है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरऑल फील देना चाहता हूँ। अदरवाइज ये बहुत ये है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेंस होता है, मेंस एग्जामिनेशन में उसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री सिविक्स, ये सारा कुछ पढ़ना होता है। एथिक्स एक नया सब्जेक्ट उन्होंने बनाया है। और उसके बाद जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट किया है, एक आपको ऑप्शनल होता है, एक ऑप्शनल आपको, तो आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पास किया है, या तो वो कर लो, या कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है उसमें आपको मास्टरी करेंगे, क्योंकि जीएस में तो आपको सारा कुछ आएगा, फिर मेंस में ऑप्शनल्स में वो है। उसके बाद होता है इंटरव्यू टेस्ट। इंटरव्यू को जनरली पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या पूछेंगे, अगर आपने प्री क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, तो इंटरव्यू में जनरली आपको नॉलेज नहीं पूछा जाता, नॉलेज नहीं देखा जाता। अगर आपने कुछ भी नहीं बोला, फिर भी आप हो सकता है देयर इज मतलब चांस दैट यू विल क्लियर, क्योंकि इसमें आपको पर्सनालिटी पीटी बोलते हैं जनरली ना। इंटरव्यू नहीं है पर से, पर्सनालिटी टेस्ट में चीज समझना। जैसे मेरे से पूछा था, अब मतलब इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। जैसे बिठाया, 4-5 लोग उधर बैठे थे, बिठाया तो पहले पूछा कहाँ से हो, नाम बताओ, ये बताओ। तो फिर पूछा अच्छा मैं लद्दाख से हूँ, अच्छा लद्दाख में, फिर बताओ। अब उनको भी बहुत नॉलेज होता है, तो जो इंटरव्यू पैनल्स होते हैं, तो पहले तो पूछा कि लद्दाख के बारे में थोड़ा बताओ, है इस तरह का कुछ लद्दाख के बारे में थोड़ा बता दिया। और उसके बाद फिर पूछा कि अच्छा आपके यहाँ ये हो रहा है, चाइना वाइना का कुछ। तो फिर उन्होंने दोलत ओल्डी से जाने का, हमारा एक एयरफील्ड है बहुत ना नुब्रा साइड का, तो उसके बारे में पूछा, ठीक है। फिर उन्होंने इस तरह से जो आप, फिर आप इंटरेस्ट के बारे में पूछा, हॉबीज, है ना, हॉबीज की, फिर हॉबीज के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया। इस तरह से कई बार आपको ऑफ बैलेंस करने के लिए वो कुछ, जैसे उन्होंने मुझे पूछा, मेरा इसमें बड़ा इंटरेस्ट है जो ना, जो फाइटर प्लेन्स और टैंक्स और उसके बारे में पढ़ता रहता हूँ। तो मतलब मैं बोलता गया, तो उन्होंने बोला आपने कहाँ से पढ़ा है? मैंने कहा मैंने विकीपीडिया से पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा? नेट सर। तो बता अच्छा विकीपीडिया क्या है? तो विकीपीडिया के बारे में बताओ, कब शुरू हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, है क्या ये? तो मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है। कई बार आप खुद इंटरव्यूअर को लीड कर सकते हो, 1-2 वर्ड्स ऐसे उनको थोड़ा फिगर्स, कुछ क्रम छोड़ना है कि वो उस रास्ते में आए, है ना। वो टेक्निक होता है ना। आप ऐसे वर्ड्स को स्पेसिफिक बता दो जिससे वो उनका दिमाग स्ट्राइक हो जाए, उस वर्ड के बारे में आपने पूछा जो आपने जानबूझ के डाला है ताकि वो पूछे इस तरह से। तो इतना टेक्निक वो यू बाय यू लर्न, है ना। तो कई बार वो ऑफ बैलेंस करने के लिए आउट ऑफ द वो कुछ कर सकते हैं। जैसे पूछा है उन्होंने पूछा डिजास्टर मैनेजमेंट का, ऐसा यू नो दे संबुल फ्लड आता है अभी अनफॉर्चुनेटली कितना ये है नुकसान, तो इतने समाज उसमें पूछा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा कि अच्छा आपको ये आया तो फ्लड आया तो किस तरह से मैनेज करोगे? तो वो सिंपल होता है, पहले रिहेबिलिटेट करना होता है, रेस्क्यू करना होता है सबसे पहले। फिर उन्होंने पूछा कि यार तुम फिर जानवर उनका कहाँ, तो जानवरों को क्या करोगे? अब इतना सोचा नहीं था जानवरों का क्या करेंगे, सोच में पड़ गया जानवर क्या करेंगे। मैंने कहा जानवर तो मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे तभी तो फिर एपिडेमिक्स फैलता है ना। एपिडेमिक्स जानवर का मतलब खास कर इन सब चीज़ों में क्यों ज़्यादा, क्योंकि जानवर मर जाते हैं, ब्लोटिंग हो जाता है, बैक्टीरिया बहुत सारा हो जाता है। तो मुझे वहाँ मशक आया तो वो देखते रहे, हंसने लगे, सोचो सोचो सोचो, तो मुझे नहीं आया। तो बोला यार तुम जानवरों को हाई ग्राउंड पर नहीं लेके जाओगे, तो मतलब इतना ख्याल नहीं है ना। तो फ्लड क्यों हुआ था, कुछ शायद जना जनरली थोड़ा हायर चीज पे करो ताकि वो थोड़ा सेफ रहे, ऊंचा रहे। तो इस तरह से सिंपल सा आंसर था, कॉमन सेंसिकल आंसर था। सुना अभी आंसर सही भी था गलत था ये नहीं पता मुझे, क्योंकि हो सकता है जानवर जरूरी थोड़ी है आपको यहाँ इंसान की जान नहीं बची, जानवर को पहाड़ पे कौन लेके जाए। बट आर्ग्यू नहीं कर सकते, तो आर्ग्यू नहीं कर सकते, नहीं ये आपने गलत बोला ऐसे कैसे तेज रहेगा ना। सुना अपनी बात रख सकते हो आप फर्मली पोलाइटली,
इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर आप रख सकते हो। हाँ, क्योंकि यही आपका पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है ना कि आप दुबक जाओ, इंटिमिडेट हो जाओ। नहीं, इंटिमिडेट नहीं होना, अपनी बात को पोलाइटली, फर्मली एंड वो रखना। Respected Dr. Safdar Ali sir, Director School Education Ladakh, Mushtaq Ahmad sir, CEO Kargil, Dr. Imtiaz, Surgeon Specialist CSC Sangro, Nono Ibrahim, Zario Teslu, Principal Higher Secondary School Panikar, Principal Higher Secondary School Pema Purtikze, staff members of Higher Secondary School Panikar, same colleagues, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. आज के इस अजीम मौके पर सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डायरेक्टर साहब का और बाकी एक्सपर्ट्स और स्पीकर्स का कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर आके आप लोगों के साथ अपने जो व्यूज़ है और मुख्तलिफ फील्ड से करियर के उन सब के बारे में बिल्कुल वज़ाहतन आपको बताया। आप सब ने फील किया होगा बच्चों कि कितने डाउन टू अर्थ हैं ये हमारे एक्सपर्ट्स कि इतने बड़े पोजीशन पर पहुंचने के बावजूद जब उनको ये रिक्वेस्ट की गई कि यहाँ करियर काउंसलिंग है आपका, तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस में यहाँ आके तबसरन आपको बता। आज का ये प्रोग्राम सुरू एजुकेशनल मूवमेंट ने कंडक्ट किया और मुझे लगता है बहुत ही स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। काउंसलिंग सेशन था और बहुत सारे एक्सपर्ट को बुलाए गए थे मेडिकल फील्ड से, सिविल सर्विस से और रिसर्च फील्ड से। तो मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों को आगे करियर चूज़ करने के लिए। सर, स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन को स्टडी करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा? सर, आप एक PhD स्कॉलर है सर, आपकी राय और मशवरे क्या है सर स्टूडेंट्स? मुझे लगता है उनको मेहनत करना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं है। जिस सब्जेक्ट में भी आप मेहनत करोगे आप आगे जाओगे उस सब्जेक्ट में। और एक शौक़ बनाओ, कोई सब्जेक्ट चूज़ करो और उसी में ही आगे जाओ और मेहनत करो। सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बस मेहनत करो और कि ये कभी मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। कोई भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, बस शौक़ होना चाहिए। और मुझे लगता है जस्ट हिम्मत करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। स्टूडेंट को आफ्टर 12 के बाद कंफ्यूज रहता है सर, उनको क्या करना है, किस लाइन में जाना है, मेडिकल या नॉन मेडिकल या JEE मेंस जैसा। आप क्या कहना चाहते हैं PhD स्कॉलर से, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही कॉमन इशू है ये, और ये कन्फ्यूजन लॉजिकल भी है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्टेप होता है हर स्टूडेंट के करियर में। ये बहुत ही बड़ा स्टेप होता है कि क्या चूज़ करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें और कौन से फील्ड में जाए। बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइस होता है हर स्टूडेंट के लाइफ में। लेकिन मुझे लगता है उनको अपने शौक़ के हिसाब से चूज़ करना चाहिए और सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। और अपने शौक़ के हिसाब से जब करोगे तो आपको मेहनत करने का भी मन आएगा उसमें, ठीक है। तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। जब आपका इंटरेस्ट आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो किसी भी फील्ड में। तो मुझे लगता है अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखो और इस हिसाब से चूज़ करो। ये नहीं कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। सर, आप एक PhD स्कॉलर होने के नाते पेरेंट्स और स्टूडेंट को क्या लास्ट में संदेश देना चाहते हैं? मैं इतना ही बोलूँगा कि जस्ट मेहनत करो और अपने ऊपर भरोसा रखो और खुदा के ऊपर भरोसा रखो। ये प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हमें ऐसा नहीं लगा कि हम करगिल से कोई 65 किलोमीटर दूर आए हैं। ऐसा लगा कि करगिल का मेन किसी स्कूल में गए हैं। इनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। बच्चों के क्यूरियोसिटी लेवल बिल्कुल टॉप लेवल का था और इसमें मोस्टली फ़ीमेल स्टूडेंट्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसका एक ये इंडिकेशन रहता है कि आपका जो एजुकेशन लेवल जो काफ़ी अपलिफ्ट हो चुका है। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन कैरियर रिलेटेड फीमेल्स स्टूडेंट्स ने ही पूछे, तो एक अच्छा इंडिकेशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। सर, जब कोई स्टूडेंट्स मेडिकल सब्जेक्ट लेते हैं सर, उनके लिए फर्दर अगर JEE होता है मेंस, उनके लिए क्या सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करके वो चलना चाहिए सर मेडिकल लाइन में? अब मैं तो अपने ही स्ट्रीम्स के बारे में बताऊंगा कि अगर किसी को मेडिकल फील्ड में, मेडिकल साइंस में आना है तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी को लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है फॉर
आपको नीट एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि मेडिकल फील्ड में आने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी रहता है। और जब तक आप ये 3 कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है ये आपके पास नहीं होंगे तो आप इंटर नहीं हो सकते, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन परसेंटेज 50 रहता है पर अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए, और रिज़र्व कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मीडिया हज़रात यहाँ आके इस आज के प्रोग्राम को कवरेज किया। तो सोशल एंड एजुकेशनल मूवमेंट शुरू आज से कुछ साल पहले यहाँ के ही कुछ नौजवानों के लिए हुए एक इनिशिएटिव है। इसके तहत हमारा ये मेन मकसद है कि पहले तो यहाँ इस जोन के बच्चों के तालीम को फ़रोग़ दिया जाए और उनको हर कस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, हर कस्म की जानकारियाँ उनको फ़राहम की जाए ताकि उनको हर कस्म तालीम से रिलेटेड जो भी चीज़ उनको चाहिए वो उनको इसके डोर स्टेप पर उनको मुहैया हो। तो इस सिलसिले में सबसे पहले सेम शुरू ने यहाँ के तालीम में अच्छे कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चे जिनके जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से थे उनको फ्री ट्यूशन फ़ी प्रोवाइड करके उनको करगिल में ट्यूशन सेंटर्स में उनको तालीम दिया गया 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। ये सिलसिला 1-2 साल तक रहा। इसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट चेंज की। इसके बाद 8th क्लास के 5 बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से थे और तालीम में अच्छे कारकर्दगी दिखा रहे थे उनको हमने ब्लॉक वाइज एक टेस्ट लेकर उनको सेलेक्ट किया और उनको आगे अच्छे तालीमी इदारों में भेजकर उनकी तालीम अभी भी जारी है। साथ साथ में हमने और एक इनिशिएटिव ये लिया कि 6th क्लास में या 5th क्लास पास होने के बाद जो JNV सिलेक्शन टेस्ट होती है उनके लिए बच्चों को एक रेजिडेंशियल कोचिंग फराहम करके उनको तैयारी की गई, जिसमें 2021 में 13 में से 4 बच्चे सिलेक्शन हुए। इसके बाद 2022 में इस साल 13 में से 11 बच्चे सिलेक्शन हुए। ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। और इंशाअल्लाह इसी तरह से बच्चों को तालीम से रिलेटेड जो भी मवाद उनको चाहिए हम फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा मेन मकसद है। ये बिला तफरीक हर बच्चे को हम फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आज जो यहाँ पे एक सेमिनार हुए सर, इस सेमिनार का मेन मकसद क्या है सर? देखिए बच्चों का ये जो एज है टीन एज कहलाता है, इनको हम एडोलेसेंस भी इस एज ग्रुप को हम कहलाते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। इस दौर में जब बच्चा होता है तो उसमें कुदरत की दी हुई हर किस्म की तवानी उसमें भरपूर होती है और वो इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए करियर काउंसलिंग हो या किसी और किस्म के गाइडेंस की ज़रूरत हो, वो इसी वक्त उनकी ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को महसूस करते हुए हमने ये समझा कि क्यों ना हम इस जून के 10 क्लास से लेकर 12 क्लास के बच्चों को यहाँ बुलाएं करियर काउंसलिंग के लिए। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हमने यहाँ बुलाए ताकि उनकी करियर को लेकर उनकी काउंसलिंग की जा सके और साथ साथ में उनको गाइडेंस की जा सके ताकि उनकी अपनी जो एनर्जी है जो उसमें भरपूर है उसका सही इस्तेमाल करके उनको सही दिशा देकर सही सिम्मत देकर उनको आगे तक पहुँचाया जाए। यही हमारा मेन मकसद है आज की इस करियर काउंसलिंग का। सर ऐसा सेमिनार आने वाला वक्तों में होगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में भी हमारी कोशिश रहेगी कि करियर काउंसलिंग का सिलसिला जारी रहे। इसके साथ साथ इसी तालीमी सिलसिले को आगे फ़रोग़ देने के लिए हमारे और भी प्रोजेक्ट्स जो है पाइपलाइन में है। हम उन पे अमल दरामद करके इंशाअल्लाह जितना हो सके इस जून को तालीमी तौर आगे लाने की हम कोशिश करेंगे। साथ साथ ये हॉरिज़न जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ इंशाअल्लाह आगे भी हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये मूवमेंट शुरू करने की कोशिश करेंगे ताकि एक शानदार और एक तालीमी तौर खुशहाल माशरा वजूद में आ सके। सर आप सोशल एंड एजुकेशनल मूवमेंट शुरू के प्रेसिडेंट हैं सर, आप पेरेंट्स को बिल्कुल स्टूडेंट को क्या लास्ट में मैसेज देना चाहते हैं सर? हाँ, सोशल एंड एजुकेशनल मूवमेंट शुरू के प्रेसिडेंट की हैसियत से
मैं सबसे पहले पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों का ख़ास ख्याल रखा करें। आज के इस इंटरनेट के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में क्या है कि हमें देखने को मिलता है कि पेरेंट्स अक्सर मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं, मोबाइल के साथ मशगूल रहते हैं और बच्चों को कम ध्यान देते हैं। तो बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है। वो स्कूल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, स्कूल में कुछ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, रेगुलरली स्कूल जाने की भी ज़रूरत है। स्कूल जाके टीचर से पूछें बच्चों के फीडबैक के बारे में कि बच्चे उनके क्या कर रहे हैं, कैसा कारकर्दगी है। जब तक ना पेरेंट्स का इस चीज़ में सपोर्ट ना हो तो सिर्फ टीचर्स कुछ नहीं कर सकते। साथ साथ में बच्चों को भी मेरा ये मैसेज है कि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। खुदा ने हर एक में सलाहियत दी होती है, उन सलाहियतों को भरपूर बरोए कार लाकर उनको आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए। उनको सिर्फ खूब मेहनत करनी चाहिए। आजकल के ज़माने में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि तालीमी रिसोर्स की भी कोई कमी नहीं है। आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब पे अगर आप सही इस्तेमाल करोगे तो हर किस्म के एजुकेशनल जो मवाद आपको वहाँ ही मिलता है। तो ज़रूरी है कि आपकी सही गाइडेंस हो, आप यूँ ना सोशल मीडिया में गुम होकर रह जाए। यूट्यूब में जो अच्छे मवाद हैं, अच्छी चीज़ें, उनको लेकर आप आगे बहुत बढ़ सकते हैं। हमको इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक या फंडिंग की या उसको आगे बढ़ने के लिए ख़र्चे की बात है, तो आजकल अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे तो बहुत सारे स्कॉलरशिप, फेलोशिप्स गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिए जाते हैं, उनको आप अवेल कर सकते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करता इकोनॉमिकली। जब बच्चे पढ़ेंगे तो पेरेंट्स बहुत हद तक जा सकते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके अपने प्रॉपर्टीज़ तक बेच सकते हैं अगर बच्चे आगे पढ़ना चाहें। तो पेरेंट्स की तरफ से इंशाल्लाह कोई कमी नहीं होगी। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे अपनी सलाहियत को पहचानें और वक़्त की ज़रूरत को समझ के खूब मेहनत करें, तो इंशाल्लाह उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर, ऐसे स्टूडेंट होते हैं सर जिनको आगे स्टडी करने के लिए उनके पास मतलब मनी नहीं, पैसा नहीं होता, पैसे की कमी होता है, तो आपके जो आपने एसोसिएशन खोला गया है सर, इसका कोई उनको हेल्प करने का कोई प्लानिंग है? जी, ये एक बेहतरीन सवाल पूछा आपने। हमारा ये भी प्लान है कि फाइनेंशियली तो हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं मेंबर्स की डोनेशन और जो लोग इसमें सपोर्ट करना चाहिए उनकी डोनेशन से ये सब काम होता है। तो बच्चों को हम इकोनॉमिकली आगे सपोर्ट हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हमारे पास अभी डाटा कलेक्शन हो रहा है कि कौन कौन से एजेंसीज फेलोशिप या स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। हम एक डाटाबेस तैयार कर रहे हैं और साथ साथ में हम काबिल बच्चों की भी एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो उन काबिल बच्चों को जब हम पहचानेंगे टैलेंट हंट के ज़रिए, तो फिर उन स्कॉलरशिप स्कीम्स में जो अवेलेबल हैं उनको हम फैसिलिटेट करके उनके फार्म हम खुद ही भरेंगे और उनको उस एग्ज़ाम के लिए, उन फेलोशिप्स या स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए हम खुद ही तैयार करेंगे। ये चीज़ें हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इस चीज़ में हम आगे काम करने वाले हैं। देखिए, करियर काउंसिल हमारे लद्दाख जैसे एरिया में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम दूर दराज एरिया के रहने की वजह से बहुत सारे चीज़ों से हमें करियर से रिलेटेड नहीं पता चलता। इसलिए सोशल एंड एजुकेशन मूवमेंट शुरू ने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाए हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं। तो आई होप कि इनसे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऑल्दो इनिशियली इनको थोड़ा सा अभी सिर्फ इनमें सोचने का मिले, सिर्फ एक टेस्ट मिला हुआ है कि करियर काउंसलिंग में आगे क्या करना है। आई एम श्योर लेटर इन लाइफ इसका ये बच्चे जो है उनका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। सर, एक क्वेश्चन स्टूडेंट का बार बार रहता है सर, आफ्टर 12 के बाद उनको किस तरह अपने इनकमिंग गोल्स चूज़ करना है, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, यही इस प्रोग्राम में डिस्कस हुआ। हमारे एक्सपर्ट्स ने यही बोला, अगर किसी को साइंस स्ट्रीम में जाना है, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में जाना है, या किसी भी रिसर्च में जाना हो, एकेडमिक्स में जाना हो, या सिविल सर्विसेज में जाना हो, सारे फील्ड्स लगभग यहाँ पे डिस्कस हो गए। आई होप कि बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की है थोड़ा सा वो इसमें फर्दर एक्सप्लोर करें। जो बात इन्होंने यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने बताई उन पे थोड़ा सा आगे वर्क करके सोच समझ के अपना करियर आगे चुने। डिफ़िकल्टीज़ हमेशा रहेंगी लाइफ में, बट ये मैं समझता हूँ एक थोड़ा सा एक स्टेप उनके लिए आसानी के लिए होगा। यही मैं कहना चाहूँगा। सर, एक क्वेश्चन से जो इस प्रोग्राम से हट के सर,
पर कर चुके हाई स्कूल के बारे में आपको बखूबी इल्म है सर। पर कर चुके हाई स्कूल स्टूडेंट का ही आवाम का ही कहना है कि उस स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर्स कभी मुद्दत से वहाँ पे मैथमेटिक्स टीचर्स नहीं है सर। बार बार हेड मास्टर साहब ने भी आपके मेमोरेंडम पेश किया था सर आपके ऑफिस में, तो इसके ऊपर आप क्या कहना सकते हैं? बच्चों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सर। देखिए यूटी लद्दाख में हमारे यहाँ साइंस और मैथ्स का जनरली जो है टीचर्स जो है उसकी कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ जनरल लाइन टीचर्स हैं जो कि मोस्टली ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के टीचर्स हैं। तो इसीलिए भी मैथ्स और साइंस में और लैंग्वेज हिंदी में जनरली हमारे यहाँ टीचर्स की कमी है। इसीलिए काउंसिल ने इस बार प्रपोजल डाला है कि वो आउटसोर्सिंग बेसिस पे जैसे हमने लेक्चरर्स लिए हैं उसमें वो टीचर्स लें, खासकर मैथ्स साइंस और लैंग्वेजेस के। तो वो प्रपोजल चल रहा है। तो वी होप, क्योंकि हमारे बच्चे अब CBSE में जाएंगे, वी वुड नॉट लाइक देम कि वो हैंडीकैप्ड जाएँ एग्ज़ाम में फेस करें। तो जो भी इश्यूज़ हैं वी आर टेकिंग अप, वी आर अवेयर ऑफ द ये, बट बिकॉज हमारे यहाँ जो टीचर्स ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, हमारा PTR जो है बहुत अच्छा है, बट साइंस टीचर्स जो है पर्टिकुलर साइंस और मैथ्स और लैंग्वेज के टीचर हमारे उन टीचर्स की जनरली हमारे यहाँ कमी है, तो उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, आप स्टूडेंट को क्या संदेश, एज ए डायरेक्टर एजुकेशन रहा है सर, आप क्या स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं सर लास्ट में? मैं स्टूडेंट्स को यही एक सबसे पहले मैं पेरेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स और पेरेंट्स की है, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बच्चों को दें, एक बच्चों को एम्पावर करने की कोशिश करें, ताकि जब तक उनके पास वो सही टूल्स नहीं होंगे तो तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो टूल्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स और टीचर्स की है। एक इनेबलिंग एक माहौल ऐसा करें कि उनको पढ़ाई करने का वो सबसे पहले तो वो ज़रूरी है। उसके बाद जब इनको ये टूल्स इक्विप्ड हो जाएंगे, जब बच्चों में ये इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो मैं जैसे मैंने इनको यही बोला कि एकेडमिक्स में तो फोकस करें ही करें, एकेडमिक्स में अलावा भी वोकेबलरी बिल्डिंग, एक हॉबी बिल्डिंग, रीडिंग हैबिट्स, राइटिंग हैबिट्स, ये सब बहुत यंग एज से ही बच्चों को मैं ये मैसेज दूंगा कि वो करें, ताकि फर्दर डाउन द लाइन जब वो कोई एक करियर में जाने की कोशिश करे तो उनको दिक्कत ना आए। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.